कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। दर्दे दिल उपचुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी है। कार्यशाला से कायाकल्प की बारी है, लेकिन उनका क्या जो बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, मंत्री बने और अब हार के बाद कुछ भी नहीं रहे। जायज है, दर्द तो फूटेगा। किसी को हारने का गम है तो किसी को अपने पुनर्वास का। ऐदल सिंह कंसाना मंत्री पद से त्याग पत्र दे चुके हैं। इमरती देवी, गिरिराज दंडौतिया और रघुराज कंसाना अपनी हार का दर्द बयां कर रहे हैं। यानी हर जगह दर्द दिल है और इंतजार है कि कहीं से इस दर्द दिल की वैक्सीन मिल जाए। कार्यकर्ता उपेक्षित रहे और कुछ वरिष्ठ नेता थे, क्योंकि पार्टी में आए तो उनको हम लोग नहीं पच रहे थे, तो उनने अपना काम किया। तो ऐसे लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हार के कई कारण होते हैं और हम लोग उस पर विचार मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखेंगे, सामने आएगी। जो भी ये सारी बातें हमारी परिवार की बातें हैं, हम बैठ के चिंतन करेंगे, आप उसमें चर्चा करेंगे, कहा क्या रहा है, ये पब्लिक फेस पे बात करने का नहीं। हम तो जनसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा उसका हम पालन करेंगे। दर्द है और दवा का इंतजार है। इस बीच जो हारे हैं उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचे हैं। इनकी उनसे मुलाकात भी होगी, दर्द बयां किया जाएगा, मरहम लगेगी, लेकिन कांग्रेस तो घाव पर नमक छिड़कने की तैयारी में है। देखिए, ये तो अभी छाले फूटना चालू हुए हैं और इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता की भूख में पार्टी तोड़वाई, सत्ता हत्या ली, लेकिन उन लोगों का दिल से साथ नहीं दिया जिन लोगों के माध्यम से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। रघुराज कंसाना का यही दर्द है। और जिस कथित अनुशासन का ढोल पीटती थी भारतीय जनता पार्टी, उस अनुशासन की जो है पूरी दुकान सड़क पे बिखर गई है। बीजेपी अलग तरह का दल है। यहाँ हर दर्द पार्टी फोरम पर ही बयां किया जाता है। जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उन्हें इस बात को समझने की जरूरत भी होगी कि दर्द जहां से मिला है दवा भी वहीं से मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी आखिर किस किस का दर्द बांटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INA 24। दर्दे दिल। एंड एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है दर्द ए दिल। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या हारे हुए मंत्रियों को मिलेगी निगम मंडल में जगह? क्या हारे मंत्रियों को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती? क्या मंत्रियों की हार का कारण बने भीतरघाती? क्या भीतरघातियों पर एक्शन लेगी भाजपा? एजेंडा में इन्हीं खास बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा के बाद भी समझ पाएंगे कि आखिर है क्या। दरअसल समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार उन लोगों के कारण पहले बनी थी जो कांग्रेस से छोड़कर आए थे। बाद में उनको टिकट मिला, कुछ चुनाव जीत गए, लेकिन कुछ हार गए। जो हारे हैं जाहिर है उनका दर्द सामने आएगा, वो बयां भी करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि वो लोग कांग्रेस से आए। बीजेपी की रीति नीति और यहां किस तरह से कार्य पद्धति है उसको समझना पड़ेगा। पर कुछ नेता है जब आज भोपाल पहुंचे तो उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया, और जब ये दर्द सामने आया तो चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल यही है कि काफी सारे लोग हार भी गए हैं, उसके पहले से बहुत ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और जूनियर लीडर हैं
जो उम्मीद लाकर बैठे हैं कि कहीं निगम मंडल में जगह मिल जाएगी, और तो और बसपा से रामबाई भी ये कह रही है कि शायद निगम मंडल में मुझे भी जगह मिल जाएगी, तो फिर जगह किस किस को मिलेगी? और यदि जगह नहीं मिलेगी तो क्या ये दर्द और बढ़ेगा? और ये दर्द बढ़ेगा तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? इसकी दवा कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन किस किस को दवा देगी, यही हमारा मुद्दा है आज का दर्द दिल। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको परिचय करा दूं। चेतन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही दुर्गेश शर्मा जी रहेंगे, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलिए दुर्गेश जी के पास चलते हैं आज, क्योंकि शायद दर्द की मरहम तो भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, पर जब दर्द हुआ है तो कांग्रेस बांट लेगी, क्योंकि पहले तो बांट नहीं पाई थी। दुर्गेश जी, ये शुरुआत है और ये वही लोग हैं जो आपके पास से गए और अब चुनाव हारे हैं, तो ठीकरा भी फूटेगा, चर्चा भी होगी, लेकिन दर्द किसका बटेगा और कांग्रेस को क्या इंतजार है? कांग्रेस को तो अब इंतजार है उन वादों को जो शिवराज सिंह चौहान जी ने चुनाव के दौरान करके जनता के साथ में झला है और आज वो सरकार में बैठे हैं, उनकी पूर्ति कैसे कराई जाए। इनके आंतरिक खाने में कितना भी उद्यम होता रहे, गदर होता रहे, जो करना है करे, हमें क्या लेना देना है। षड्यंत्र यदि करने वालों ने किया था, आज उनके संग यदि षड्यंत्र हो रहा है तो होना भी चाहिए और होगा भी। तो आपने जिस चरित्र के संग में समझौता किया है, वो चरित्र आपके सामने भी तो आएगा। आपने पूरे प्रदेश के संग, पूरे देश के संग, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संग धोखा किया। अब आपके कैसे सोचते हो कि आपके संग सब वफा ही होती रहेगी? निश्चित अब आपके हिसाब से उनका दर्द है तो वो अपने दर्द की मरहम खुद लगाएं। हमें कोई जरूरत नहीं ना मरहम लगाने की, ना उस दर्द को बढ़ाने की। सारा हिसाब किताब, सारा खाता नमक उन्हीं के घर में। नमक तो लेकर नहीं बैठे। नहीं, हमें क्या लेना देना बॉस। हमने कहा ना, सब कुछ उन्हीं के घर में उनको मिलेगा, क्योंकि वो जिस घर में खड़े हुए हैं, जिस जगह पे पहुंचे हैं, वहां सारा इंतजाम है जी। जो अपनों को नहीं छोड़ते। आप हिंदुस्तान का इतिहास देखिए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जिन्होंने संस्थापक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, राजमाता सिंधिया संस्थापक रही, राजमाता सिंधिया के अपमान के लिए बैठी रोती रही। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी राजनीतिक पृष्ठभूमि से भारतीय जनता पार्टी के कहां है नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में भाजपा को यदि किसी ने स्थान दिलवाया, कल्याण सिंह जी, उनको घर बैठाने वाली कोई और पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिसने स्थान दिलवाया, उमा भारती जी, उनको यहां से भगाने वाली कोई और पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी। उनके वजूद को खत्म करने का प्रयास किसी और ने चुनाव में लड़ रही थी, वो चुनाव साथ दे रही थी। आदरणीय, अभी तो स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिर चुकी थी अपने कर्मों के कुकर्मों का जवाब देने के लिए। इसलिए एक साध्वी, एक सच्ची महिला को अपने बीच में पुनः बुला लिया। उससे पहले तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आने नहीं दे रहे थे। चलिए, तो ये मेरा ये कहना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। उमा भारती जी मध्य प्रदेश में आके काम कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता काम कर रहा था। मेरा तो ये कहना है कि जिन्होंने अपने घर में अपने लोगों को ही खत्म किया हो, अपने लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, उनके बीच में ये षड्यंत्रकारी कितने दिन जीवित रहेंगे, कितने दिन संघर्ष चेतन जी से चल पूछ पाएंगे, लेते हैं। तो चेतन जी से समझिए। चेतन जी, ये दर्द है, 2 तरह का दर्द है। एक दर्द आपके लोग बयां कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस का कोई दर्द नहीं है, पर मैं कह रहा हूं, हो सकता है दुर्गेश जी ना माने, पर थोड़ा हल्का दर्द तो होता है, क्योंकि सरकार आई थी और चली गई, उसके बाद उपचुनाव हो गए, लेकिन वही लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर आपके साथ मिले हैं। आज उन्होंने भी अपना दर्द बयां कर दिया। अब सवाल यह है कि किस किस का दर्द बांटेगी भारतीय जनता पार्टी, किस किस को वैक्सीन यानी दवा देगी? भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो भी लोग आए हैं, सबका दर्द सामूहिक दर्द है। यहाँ किसी की विरासत नहीं है। किसी पप्पू को टिकाए रखने के लिए पूरा संगठन को हम दांव पे नहीं लगाते हैं। वो मेरा मित्र तो ऐसे विलाप कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। अरे अपने घर के देखो, अपने घर के बर्तन देखो, पड़ोसी पे निगाह डाले रखे हो। अपनी दीवार गिर रही, वो तो संभल नहीं रही है। इतनी पीड़ा क्यों है भाई? प्रश्न आप पर होता है, जवाब भाजपा से मांगा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो लोग कांग्रेस छोड़ करके आए हैं,
अगर वे सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक रघुराज कंसाना कह रहे थे कि हमने तो सच्चे मन से ही किया है, लेकिन आपके लोगों ने साथ नहीं दिया और भीतरघात कर दिया। देखिए मनोज जी इस पार्टी में जो भी भीतरघात करते हैं उनका भविष्य ज्यादा नहीं रहता। मेरे मित्र अभी कुछ नाम बता रहे थे, उन नामों के साथ ये सारे उदाहरण देना वो शायद भूल गए कि जिन कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अर्श तक पहुंचाया था और विचारधारा से भटकने के बाद फर्श पर आने में उनको ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन ये भी तो देख रहे हैं गौरीशंकर सेजवार जी को आपने नोटिस दिया, उमा भारती जी कह रही कार्रवाई ना हो, ये भी तो दर्द ही है एक अलग तरह का। देखिए मनोज भाई, ये सब सारे मामले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर देख रहे हैं और निश्चित रूप से गुण और दोष के आधार पर अगर किसी ने भीतरघात नहीं किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतरघात किया है, किसी ने अपने मां के माथे के जो तिलक है उसको कलंकित करने का अगर थोड़ा भी प्रयास किया होगा तो उसको दंड से कोई नहीं बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता। भारतीय जनता पार्टी है जो अपने संगठन के साथ भीतरघात करने वाले को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न तो करते हैं न करेंगे। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जी संदीप पौराणिक जी, चेतन जी को भी आप सुन रहे थे, दुर्गेश जी को भी सुन रहे थे, लेकिन एक अलग कथा है। इस समय दर्द बहुत सारा है, दर्द कई तरह के हैं। दर्द ये है कि चुनाव में हार गए, लोगों ने साथ नहीं दिया। दर्द ये है कि अब हार गए हैं तो जगह कहां बनेगी, निगम मंडल में कहां एडजस्ट किए जाएंगे। ये दर्द बड़ा भारी है, लेकिन कितने लोग का दर्द बट पाएगा? मनोज जी, ये बात सही है कि दर्द तो बड़ा है और उसकी जो दवा भी चाहिए पड़ेगी वो बड़ी कारगर चाहिए पड़ेगी, तभी संभव है कि दर्द का इलाज हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे उनमें से 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं। उन्हें ये कभी कल्पना भी नहीं थी कि वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वो एक लक्ष्य लेके आए थे कि यहां विधायक बन जाएंगे और मंत्री रहेंगे और उनके 3 साल निकल जाएंगे। वो चुनाव हार गए हैं। पार्टी के सामने 3-4 तरह की चुनौतियां हैं। एक तो वो लोग जो असंतुष्ट थे, क्योंकि 25 लोगों को टिकट काट के आपने नए लोगों को उम्मीदवार बनाया था, वहां के उन 25 लोगों को भी समायोजित आपको करना है। दूसरी तरफ ये लोग जो हार गए हैं, 3 मंत्री और दीगर विधायक, उनको भी समायोजित करना की चुनौती आपके सामने है, क्योंकि नैतिक तौर पर जिन लोगों ने आपके लिए बलिदान दिया था, आपकी सरकार बनाने के लिए बलिदान दिया था, अपना विधायक पद छोड़ा था और वो चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानजनक जगह तो आपको देनी पड़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में और लोग जो आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं या कोशिश है आपकी जोड़ने की, तो वो आने से कतराएंगे। इसलिए ये बड़ी चुनौती है। एक तरफ अगर हम देखते हैं कि उनका समायोजन होगा तो सत्ता में होगा, ये आप बिल्कुल मान लीजिए। संगठन में तो होने से रहा, क्योंकि बीजेपी की जो रीति नीति है वह ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देने से बचेगी, क्योंकि संगठन उनका वर्षों में तैयार हुआ है। और जो कांग्रेस के नेता है वो आए हैं, वो 4 दिन में, 6 दिन में, 1 साल में संगठन के लायक नहीं बनेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि एक रास्ता तो उनका बंद है जी। दूसरे रास्ते पे सरकार को समायोजन करना है और उसे ये देखना है कि जो लोग आए हैं वो भी समायोजित हो जाएं, जो असंतुष्ट थे, जिनकी चुनाव में मदद ली गई, उन्हें भी समायोजित कर दिया जाए। तो ये बड़ा कठिन, कहें तो सकरा रास्ता है जिसमें से पार्टी को अब गुजरना है और वो बड़ी चुनौती है और भाजपा को चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है, और चुनौती तो अब सामने आ रही है, क्योंकि जब जैसे जैसे नाम, चाहे रघुवीर कंसाना हो या अन्य लोग हो, धीरे धीरे वो भी अपनी बात रखेंगे और बात रखेंगे तो फिर मरहम तो बीजेपी को लगाना पड़ेगा। अब किस किस का मरहम लगेगा, ये चर्चा जारी है। छोटा सा एक ब्रेक, अभी लौटते। दर्द दिल कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखेदम आगे। रत्न पहनिए, भाग्य बदलिए। पूर्णतः शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता के रत्नों का प्रदेश में एकमात्र स्थान।
रक्षत्रा जेम्स भोपाल। संपर्क करें मारवाड़ी रोड शोरूम 8871065781, अशोका गार्डन शोरूम 9329574578, भारत माता चौराहा शोरूम 8815196571, ऑनलाइन ऑर्डर www.rakshatrajames.com, easy EMI and home delivery available. दर्द दिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दर्द दिल, और दर्द बांट रहे हैं उन नेताओं का जो चुनाव हार गए। वो अपना दर्द बांट रहे हैं, हम उस दर्द को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ 3 नेता जुड़े हैं। चेतन सिंह है, चेतन जी और दुर्गेश जी, संदीप जी। चेतन जी, ये जो जिम्मेदारियां हैं, जो चुनौती है, एक चुनौती वो थी जब उपचुनाव में आपको जीतना था, वो तो आपने बाजी मान ली, लेकिन उसके बाद जो लोग हार गए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोग हैं, असल में एक अनार सौ बीमार जैसी स्थितियां हैं आपके सामने। कई पुराने लोग हैं, वो ऐसा मानकर बैठे थे कि फलाना नेता हार जाएगा तो उसकी जगह मैं मंत्री बन जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हार गए हैं, सब कुछ दांव पर लगाया, आपके साथ आ गए, वो चाह रहे हैं कि हमें जगह मिल जाएगी। जगह किस किस को मिलेगी, और क्या ये जगह देना, एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर है? देखिए मनोज जी, कौओं के काव काव करने से ढोल नहीं मरते, ये सर भी देते। तारों में अकेला चांदी तो चमकता है, सब थोड़ी ना चमकते। तो मुश्किल में अगर इंसान डगमगाता है तो कांटों से मत घबराओ दोस्त, जो आए उनसे भी कहूंगा, क्योंकि कांटों में एक गुलाब है जो मुस्कुराता रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर यहाँ पर आपने संघर्ष के रास्ते पर अगर पांव रख दिए हैं तो ये मान करके चलिए, तो सफलता आज नहीं तो कल आपके पांव का चुंबन जरूर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जिन उम्मीदों के साथ आए, निश्चित रूप से पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर, इन सबके भविष्य की गारंटी ही भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस एजेंडे पर चल करके जब हम काम करते हैं तो इसमें सबका साथ में कार्यकर्ताओं का भी विकास है ना। ये सारे लोग मिलकर के समाज के, मध्य प्रदेश के नव निर्माण में ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करें, संगठन के हाथ मजबूत करें, बाकी सारा काम कमल का फूल अपने आप कर देगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पार्टी में जो विधायक हो सकता, अब वो तो कुछ भी नहीं रहे ना तो विधायक रहे पहले से, आपने पहले पूर्व विधायक बनाया, अब तो विधायक भी नहीं बचे, पूर्व विधायक हो गए। मनोज भाई, मंत्री जो थे मंत्री नहीं रहे जी। नहीं, निश्चित रूप से इन लोगों का पुनर्वास होगा, अच्छा पुनर्वास होगा। जिस उम्मीद के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिस सम्मान की हर आदमी को एक कल्पना होती है, उसका निश्चित रूप से इनको प्रतिभागी बनाया जाएगा। और जिन लोगों ने इस मध्य प्रदेश को लुटने से बचाया है, लोकतंत्र के वास्तव में सच्चे प्रहरी ये लोग हैं। और विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, कैसे पार्टी इनका एहसान भूल सकती है? आप बताइए ना। हम मानव है, दानव नहीं है जी। हम कैडर बेस हैं, कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, कैडर बेस कार्यकर्ता। उन लोग का कैडर तो अभी तैयार हो रहा है ना, जो लोग आपके साथ आए जी। जो लोग आपके साथ आए उनका कैडर तो अभी तैयार हो रहा है ना। नहीं, देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में, मैं फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने इस लोकतंत्र की खातिर अपने पदों को गंवा करके आए हैं और किन्हीं कारणों से वे चुनाव नहीं जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके पदों के अनुरूप, उनके आत्मसम्मान को ख्याल रखते हुए निश्चित रूप से उनका पुनर्वास करेगी। और इस बात की मैं आपके चैनल पर गारंटी देता हूं कि उनका पुनर्वास सम्मान के साथ होगा, और उनको कभी इस बात का जीवन में मलाल नहीं होगा कि उन्होंने इस तरह का कदम उठा करके कहीं गलती की है और भविष्य उनका कहीं अंधकार में है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सब लोगों का भविष्य उज्जवल है। बस मैंने एक ही चीज, बार-बार मुस्कुरा रहे हैं, कांटों में रहते हैं मुस्कुराते जी। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी तो क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ देख सकता हूँ। सही प्रहरी तो हम हैं, हमें जनता ने नेता प्रतिपक्ष ने, क्षमा चाहूंगा, प्रतिपक्ष के रूप में बैठाया है, इंतजार हो रहा है। तो मनोज जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ चेतन जी से जी, ये सबको तो कह रहे हैं कि सब समाहित हो जाएंगे, सबका पुनर्वास हो जाएगा। इनके नेता माननीय उमाशंकर गुप्ता जी और स्वयं चेतन जी का, इनका कभी पुनर्वास होगा? चेतन जी, क्या ये चेतन जी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के डंडे झंडे, बस सुन लीजिए चेतन जी, फिर बताइएगा। डंडे झंडे लेके चल रहे हैं, सारा का सारा
पूरा दारोमदार पूरी चीज सिंधिया जी को दे देंगे, अच्छी बात है, देना चाहिए, सौदा किया तो करो यार, पूरा कोई बुराई नहीं है, पर आपका क्या होगा हजूर। और दूसरा, आपने बड़ा सफाई गोई से एक चीज बोल दी थी, कल्याण सिंह जी के बारे में बहुत अच्छी बात बोली आपने, जब उन्होंने गद्दारी करी थी तो आपने उनको ठिकाने लगा दिया, ठीक है। उमा भारती जी ने क्या किया था भैया? रघुनंदन शर्मा जी ने क्या किया भैया? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में भी कुछ बता दीजिए। आपने अपने पुरोधाओं को खत्म किया है, ये आपका इतिहास है, जनसंघ से लेके आज तक का बहुत कुछ नाम है। मैं तो आपकी चेतन जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर संदीप जी के पास चल रहा हूं। देखिए मेरे मित्र दुर्गेश जी, हर चीज के आने और जाने का वक्त होता है और हर चीज अपना आने पर अपना समय दिखाती है। माना कि दुआओं का रंग नहीं दिखता, लेकिन दुआएं समय आने पर रंग जरूर दिखाती हैं। चेतन जी, आप मेरे मित्र हो भैया, उमा भारती जी पे कुछ बोल दीजिए। मैंने कहा ना जी, नहीं चलिए, मैंने कहा ना वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और निश्चित रूप से 2003 में जिस कांग्रेस के अंगद के पांव को हमने उखाड़ा था, उसका सारा श्रेय बहन उमा भारती को है। और हम आपसे कहते हैं, हम आपसे दुर्गेश जी मैं फिर कहूंगा, दुर्गेश जी फिर कहूंगा, भगवा से मत टकराना, भगवा से मत टकराना, नहीं तो देश में कहीं देखने के लायक भी नहीं बचोगे, ये ध्यान रखना। ये भगवा है, ये भगवा जब तक है, वो कह रहे हैं किसी टकराने की जरूरत नहीं है, तो अंदर ही अंदर सब टकराने वाले। भारतीय उसी भगवे का रूप है। क्यों खत्म करते हो ये बताओ संदीप, चलिए संदीप जी, आपके नेताओं को क्यों खत्म करते हो ये बताओ। दुर्गेश जी संदीप जी से समझ लेते, संदीप जी से समझ लेते। संदीप जी एक लंबी लाइन है जिस कतार का जिक्र दुर्गेश शर्मा जी कर रहे थे, लेकिन खुद चेतन जी बैठे, हालांकि अब वो क्या कहेंगे, दर्द तो सबका है, पर आपको लग रहा है कि ये दर्द जल्दी बढ़ जाएगा क्योंकि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लंबी कतार है इसमें। देखिए मनोज जी, अगर हम बीजेपी के कार्य करने की शैली को देखते हैं तो उनके यहां उस तरह का संतोष खुलकर सामने नहीं आता जिस तरह का दीगर राजनीतिक दलों में आता है। दूसरे राजनीतिक दल अपने यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हैं, बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है और हमेशा ये कोशिश करती है उसका अनुशासन दिखता रहे जी। लेकिन आज जो बयान आए हैं वो उस पार्टी की उस अनुशासनात्मक शैली से थोड़ा सा इतर हैं, हटकर हैं। यही एक सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि इन असंतुष्टों या जो पार्टी छोड़ के आए हैं, जिनमें असंतोष पनप रहा है या जो अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं, सबसे पहले तो पार्टी को इन लोगों को समायोजित करना पड़ेगा, इनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ताकि इनका जो दर्द है, जो आप बात कह रहे हैं, वैक्सीन उन्हें मिल जाए ताकि उनका वो दर्द दब जाए। फिर इसके बाद पार्टी को और सत्ता को मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि जो बाकी लोग रह गए हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दे। तो मैंने जो पहले भी कहा जिस बात को कि ये उतना आसान नहीं है जितना आसान सोचते हैं लोग, या राजनीतिक दल के उस दल से जुड़े हुए लोग ये मानते हैं कि ये मामला हम निपटा लेंगे। ये मामला उतना आसान नहीं है। इस मामले में सत्ता और संगठन दोनों को मिलकर बात करनी पड़ेगी और तीसरा पक्ष जो है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो स्वाभाविक है कि अब 3 पोल पे बात होगी। अब तक जो बात होती रही है बीजेपी के अंदर वो जब सत्ता में रहे, सत्ता और संगठन में, लेकिन अब तीसरा पोल भी है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जहां तक हारने की और भीतरघात की बात है, इससे बीजेपी संगठन भी वाकिफ है। वो चुनाव के दौरान भी वाकिफ हो गया था कि उसको किस इलाके में भीतरघात हो रहा है, और कई बड़े नेताओं पर आप ये मान के चलिए कि उसकी आंच आएगी, ये तय है। भले हो सकता है समय लग जाए, लेकिन आंच आना उन पर तय है, क्योंकि ये बात संगठन, सत्ता और सिंधिया दोनों जान रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में अब खासकर भारतीय जनता पार्टी चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव हारे हैं, जिन्हें अपने एडजस्टमेंट की चिंता है, पर कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसा, बस एक काक का दरिया है और गुजर के जाना है। तो इसी तरह का दरिया अभी उन लोगों को दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ तो गए, पर समझ नहीं पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी पर चले या फिर इस तरह के बोल बोल कर दिक्कत खुद के लिए पैदा कर ले। क्योंकि यहाँ तो घर के अंदर ही बात होती, घर के बाहर करेंगे तो क्या क्या बाहर हुआ हमने देखा है। खैर इतना ही, बने रहिए ID24 पर। मुझे दीजिए नमस्कार। दर्द दिल